यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेलगाड़ी संख्या 105301 सीतामढ़ी हाजीपुर कलकत्ता से होते हुए पटना को जाने वाली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर खड़ी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपना सीट ग्रहण करें। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओवर नॉलेज और मैं उत्कर्ष राज। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको वाच्य का कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। घूमने आइए कभी हमारे बिहार में और वाच्य का कॉन्सेप्ट डाल देंगे आपके कपार में। यानी कि इस वन शॉट के वीडियो से आपका जो वाच्य का कॉन्सेप्ट होगा 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हम मान के चलते हैं कि आपको वाच्य बिल्कुल भी नहीं आता है, थोड़ा भी नहीं आता है, 0% भी नहीं आता है, और तब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम चाहें तो डायरेक्ट आपको बता सकते हैं या फिर हम जो आज चार्ट देने वाले हैं वो आपको दे सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हो कि चार्ट दे दे और आपको समझ ही में ना आए। तो उसके लिए हमने आपको 0 लेवल से स्टार्ट किया है और कॉन्सेप्ट आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। वाच्य, सबसे पहले समझेंगे कि वाच्य होता क्या है। तो देखिए, हम डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए, डिफिनीशन लिख के भाग नहीं जाना है कि ये क्या लिखवा रहा है, हम उसका पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो हाँ सर, वाक्य निर्माण की शैली को क्या बोला हमने? तो वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। तो अब सर ये वाच्य आपने लिखवा तो दिया, वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे शैली क्या होता है और ये हम कैसे समझेंगे? तो हमने क्या बोला था, डिफिनीशन देख के आपको भागना नहीं है, यहीं पे रुकना है, हम पोस्टमार्टम करके बताएंगे आपको। तो कैसे सर? कीजिए। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है सर? तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा है। हाँ सर, पढ़ा तो है। तो आपके टीचर और मैडम ने आपको क्या बताया? जैसे आई एम ईटिंग अ ब्रेड, तो अ ब्रेड इज बीइंग ईटन बाय मी, यानी कि बात वही होगा, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा और उसी को हम लोग बोलेंगे वाच्य। तो सर ये डिफिनीशन का मतलब यही हुआ? तो हाँ, यही हुआ। समझिए फिर से, वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। यानी कि आपके पास पहले से एक वाक्य दिया हुआ है, अब उसको आप अपने तरीके से बनाएं, उसी को क्या बोला जाता है? वाच्य। इंग्लिश में भी पढ़ा है आपने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। जैसे मोहन खाना खाता है, तो मोहन खाना खाता है सिंपल सा वाक्य हो गया। अब इसको हम लोग निर्माण करेंगे दूसरे तरीके से। तो सर कैसे बनेगा? तो मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है। देखिए, दोनों में बात वही हुआ, खाना कौन खाता है? तो मोहन खाता है। अब मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है, बात एक ही हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बात वही होगा। क्या? तो सर वाक्य निर्माण की शैली को, यानी कि अगर आपके पास क्षमता है कि आप किसी वाक्य को अपने रूप से बना के प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसी शैली को हम लोग बोलते हैं वाच्य। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। और ये सीबीएसई चाचा आपको 4 नंबर का वाच्य पूछते हैं और बहुविकल्पीय, यानी कि संधि जो है समास की बंदी, ये दोनों चीज हार्ड होते हैं। यानी क्लास 10 में इसमें ऑप्शंस नहीं आते। कौन कौन से? तो संधि और समास में। लेकिन वाच्य में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और चारों में 4-4 ऑप्शंस होंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। या अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट में हम लोग बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे और हम पक्का यकीन दिलाते हैं कि जो आप क्वेश्चन करेंगे, जो आप बनाएंगे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो वाच्य समझ में आया कि वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। यानी कि बात वही रहना चाहिए, लिखने का तरीका, लिखने का ढंग बदल जाना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वाच्य बोलेंगे। तो समझ में आया कि वाच्य किसे बोलेंगे? तो सर क्या इसका वाच्य का भेद भी होता है? तो हाँ, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? तो वो तो हम बताएंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी क्लास 10 एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा वाच्य, तो वो एक ही लकार पे होगा, यानी कि लट लकार पे होगा। लट लकार। सर हमने तो ये नहीं पढ़ा है कि लकार क्या होता है, लट लकार क्या होता है। तो पढ़ने में मन लगेगा तब ना बाबू। ये आप 9 क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से आपको अनुवाद बनाना चालू कर दिया जाता है, लकार पढ़ाना चालू कर दिया जाता है, लेकिन पढ़ेंगे तब
गलती नहीं, यानी कि हम लट लकार बता देते। जैसे इंग्लिश में होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हिंदी में होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, उसी प्रकार संस्कृत में होता है लट लकार, लंग लकार और रीट लकार। उसके अलावा भी होता है, लेकिन मेन कितना होता है, 3 होता है, लट लकार, लंग लकार, रीट लकार। अब लट लकार को ही हिंदी में वर्तमान काल बोला जाता है और उसी को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है? तो सर ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम बोलेंगे सर ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये लट लकार है। अब एक आसान सा पहचानने का तरीका समझिए कि जिस किसी हिंदी के अंत में ता आ जाए उसी को हम लोग बोलेंगे लट लकार। और क्लास 10 में आपको ई वाला वाक्य, ई वाला लकार के ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला, यानी कि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। आप चाहें तो CBSE के साइट से सिलेबस को देख सकते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कतरी वाच्य, क्या होता है, कतरी वाच्य। दूसरा होता है कर्म वाच्य, क्या होता है, तो कर्म वाच्य। याद करते जाना है कि वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। वाच्य होते 3 प्रकार के हैं, कतरी वाच्य, कर्म वाच्य और तीसरा भाव वाच्य। इतना समझ में आया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हाँ सर, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, कतरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो कतरी वाच्य को सबसे पहले समझते हैं कि ये कतरी वाच्य क्या होता है। डिफिनीशन लिखते हैं, फिर उसका पोस्टमार्टम करके बताएंगे। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के द्वारा हो, क्या हो, तो कर्ता के द्वारा हो, उसे हम, याद करते रहिएगा, बस बात को सुनना है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के द्वारा हो उसे हम कतरी वाच्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं सर? कतरी वाच्य कहते हैं। अब समझाइए हमें कि ये आपने क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल समझाएंगे। ये बोल रहा है कि जिस भी किसी वाक्य में क्रिया का परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो जाता है उसी को कतरी वाच्य बोलते हैं। जैसे अगर क्रिया सूट बूट में आएगा, नहीं, अगर कर्ता शेरवानी पहन के आता है तो क्रिया भी शेरवानी पहन के आएगा। अगर कर्ता सूट बूट में आता है तो क्रिया भी सूट बूट में आएगा। अगर कर्ता धोती कुर्ता में आ रहा है तो क्रिया भी धोती कुर्ता में आएगा। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार बदल रहे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कतरी वाच्य। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और आप इस क्वेश्चन को संस्कृत में अनुवाद बना के दिखाइए। मैं पढ़ता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए और फिर आगे मिलाते हैं। देखिए, ये आपने पहले बचपन से पढ़ते आ रहा है कि मैं पढ़ता हूँ कौन सा लकार है? लट लकार है। इसमें कर्ता कौन सा है? तो कर्ता को सबसे पहले पहचानना है। तो जो भी काम कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अब काम क्या है? तो काम ही को हम लोग बोलते हैं क्रिया। जिस हिंदी वाक्य से आपको ये लगे, जिस शब्द से आपको ये लगे कि किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा हो उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना भी एक तरीके का काम है, तो वो क्या होगा? क्रिया होगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जिस भी शब्द के अंत में ना लग जा रहा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्रिया बोलते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, जगना, उठना, खेलना, कूदना, ये सभी क्या है? तो क्रिया है। मैं क्या है? करता है, क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा है। पढ़ना क्या है? खुद एक काम है, यानी कि क्रिया है। अब इसका संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। आपके पास एक कर्ता का चार्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि मैं का संस्कृत होता है अहम। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? तो सर पठ होता है। ये आपको याद रखना है, ये हम आपको बताने वाले नहीं है। आपको यह याद रखना है खुद से कि पढ़ना का संस्कृत पठ होता है, खेलना का संस्कृत क्रीड होता है। अब देखिए क्या बोला है कतरी वाच्य में कि कर्ता जिस
रहे, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहे, ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना है। ये कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहे, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होगा। आपका क्रिया, आपके पास क्रिया का एक टेबल दिखाई दे रहा है, उसको देखिएगा। तीत अंति सी थ आमी आव आम, ये क्रिया का टेबल है। अब आप बताइए, अहम जो है स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा, या आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। अहम जो है वो कौन से पुरुष के कौन से वचन में? तो सर उत्तम पुरुष के एक वचन में हमने अभी देखा। तो क्रिया को भी देखिए, उत्तम पुरुष के एक वचन में तो क्या है? तीत अंति सी थ आमी आव आम, यानी कि आमी है सर, तो पठ प्लस आमी क्या हो जाएगा? तो पठामी हो जाएगा। ये आपका बन के तैयार हुआ। कौन सा वाच्य है? तो कतरी वाच्य है। यानी कि अगर क्रिया सूट बूट में आएगा, क्रिया के पास, कर्ता के पास चप्पल है, कर्ता के पास सूट बूट है, तो क्रिया के पास भी सूट बूट होना चाहिए। क्रिया भी सूट बूट पहन के आएगा, शेरवानी पहन के आएगा, अगर कर्ता शेरवानी पहन के आता है तब। इतना समझ में आया? तो हाँ सर। अब कर्तरी में, जो कर्तरी वाच्य में कर्ता जो होता है, यहाँ पे एक चार्ट पेपर बना रहे हैं हम। कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति होता है। प्रथमा विभक्ति क्या होता है? तो सर आपके स्क्रीन पर एक बालक का शब्द रूप दे रहा होगा, उसमें आप प्रथमा विभक्ति देख सकते हैं। कर्म क्या होगा? तो द्वितीय विभक्ति होगा। कौन सा विभक्ति होगा? तो द्वितीय विभक्ति होगा, द्वितीय विभक्ति। बात आई समझ में कि कर्ता कभी किस में रहेगा? प्रथमा विभक्ति में रहेगा। कर्म किस में रहेगा? द्वितीय विभक्ति में रहेगा। जैसे बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालके। ठीक है, इतना दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब क्रिया क्या है? तो हमने डिफिनीशन में साफ तौर पे पढ़ा है कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा? तो कर्ता के अनुसार चेंज हो जाएगा। यानी कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहे, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में रहेगी। तो ये आपका था कतरी वाच्य का कॉन्सेप्ट, ये समझ लेना है। अब हम दूसरा वाच्य पे चलते हैं, जो कि है हमारा कर्म वाच्य। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कर्मवाच्य क्या होता है। कतरी वाच्य हमने समझ लिया, अब क्या समझेंगे? तो सर कर्मवाच्य समझेंगे। तो कर्मवाच्य समझते हैं। अब देखिए, कर्तरी वाच्य में क्या समझ में आया कि क्रिया का प्रयोग हम लोग कर्ता के अनुसार करेंगे, लेकिन कर्मवाच्य में क्या हो जाता है? तो देखिए, आप लोग देखिए, डिफिनेशन देख के भाग नहीं जाना है। अभी तो देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम आपको मसाला दे रहे हैं, मसाला के बाद हम लोग चाट देंगे, तो चाट और मसाला मिल जाएगा तो खाने में मजा ही कुछ और हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जाते हैं मीना बाजार में, तो कुछ भी लो 10 रुपया, पेन लो 10 रुपया, कुर्ता लो 10 रुपया, पैजामा लो 10 रुपया, ये लो 10 रुपया, वो लो 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया। यानी कि उसी प्रकार हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग मसाला पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक चार्ट दे देंगे, रामबाण इलाज दे देंगे, उसके बाद वाच्य का जो कॉन्सेप्ट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सर कर्मवाच्य पहले समझा दीजिए, फिर अपना भाषण देते रहिएगा। तो समझिए कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि जिस भी क्रिया का प्रयोग हम लोग कर्म के अनुसार कर रहे हो, कर्मवाच्य। कतरी वाच्य में क्या था? तो हम क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार कर रहे थे? कर्ता के अनुसार कर रहे थे। इतना समझ में आया? इसका हम आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब ये देखिए, समझ में आ रहा है। कर्तरी वाच्य में कर्ता किसमें था? प्रथमा विभक्ति में था। कर्म क्या था? द्वितीय विभक्ति में था। और क्रिया था कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे चेंज होता आता है आपका एक ये चीज कि कर्ता जो है वो आपका रहेगा द्वितीय विभक्ति में। किस में रहेगा सर? तो द्वितीय विभक्ति में। ये याद रखना है कि कर्मवाच्य में कभी भी कर्ता आपका रहेगा तो द्वितीय विभक्ति में रहेगा, कर्म रहेगा तो प्रथमा विभक्ति में रहेगा। याद रखते जाना है कि कतरी वाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, लेकिन कर्म वाच्य में कर्ता द्वितीय विभक्ति और कर्म क्या है? वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा। समझ में आया? और ये जो क्रिया है
वो किसके अनुसार, तो हमने डिफिनेशन में रख दिया है कि वो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो कर्म के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो इतना समझ में आया तो हाँ लिखिए, नहीं समझ में आया तो ना लिखिए, लेकिन आना जरूर चाहिए। अभी हम लोग अपना जो पटना पे खड़ी थी गाड़ी उसको खोल लेते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 102503231 कलकत्ता हाजीपुर सीतामढ़ी से होते हुए बंगाल को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 5 से निकल चुकी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीट पर अच्छे से बैठ जाएं। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि क्या होगा? ठीक है, क्रिया हमने लिख दिया कर्म के अनुसार, लेकिन यहाँ पे आत्मनेपदी का उपयोग होगा। क्या होगा सर? आत्मनेपदी। अब ये आत्मनेपदी क्या होता है तो आपको उसी समय समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। आत्मनेपदे प्लस यक प्रत्यय। यक प्रत्यय क्या होता है तो वो भी हम लोग समझेंगे कब, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। सिर्फ आपको माइंड में ये याद रख लेना है कि जो कर्तृवाच्य में होता है कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में क्या याद रखना है कि कर्ता द्वितीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार, और उसमें क्या लगा रहेगा? आत्मनेपदी प्लस यक प्रत्यय। इतना समझ में आया तो लिखिए हाँ सर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा, जो कि है हमारा भाववाचक। दूसरा समझ में आया क्या था? ये हमारा दूसरा था कर्मवाच्य। तीसरा क्या है? कॉपी पे देखिए, नोट किया है आपने, तो भाववाचक वाच्य। तीसरा क्या है हमारा? तो सर भाववाच्य है। तो भाववाच्यों की पढ़ेंगे। देखिए ये सभी हम लोग मसाला को पढ़ तो रहे हैं, हम ये मान लें कि आपको कुछ नहीं आता है, मान लें कि वाच्य के मामला में आपको कुछ नहीं आता है। हम किन बोल रहे हैं आपको, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, लेकिन वाच्य का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक दिन हम क्लियर करा देंगे। और इसी वीडियो में देखिए क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो बना होता है एग्जाम के लिए वो हम क्वेश्चन के ही अनुसार करते हैं। तो क्वेश्चन भी करेंगे, चार्ट पेपर भी देंगे कि कैसे हमने चार्ट बनाया है, कैसे आपको करना है। तो भाववाच्य में ये होता है कि इसमें क्रिया का प्रयोग, देखिए हम लिखते हैं जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग, क्या हमने लिखा सर? तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म का अनुसार न होकर, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म का अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से हो, यानी कि उसके पास आजादी है। ऐसा नहीं है कि कर्ता अगर सूट बूट में आए तो क्रिया भी सूट बूट में आएगा, कर्म अगर शेरवानी पहन के आ रहा है तो क्रिया भी शेरवानी पहन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाववाच्य में क्या होता है तो वो कर्ता और कर्म के ऊपर डिपेंडेड नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है, उसका जो मन करे वो ऐसे आएगा। धोती कुर्ता पहन के मन चाहे धोती कुर्ता पहन के आएगा, शेरवानी पहन के मन करे शेरवानी पहन के आएगा, अगर उसका मन कुछ भी ना करे तो कुछ भी नहीं पहन के आएगा। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से हो, क्या कहलाता है? तो कर्मवाच्य, भाववाच्य कहलाता है सर। ठीक है सर, यहाँ पे आपका भाववाच्य कहलाता है। इतना तो समझ में आ गया कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। अब देखिए कर्तृवाच्य में हम एक बार रिकॉल करते जा रहे हैं कि आपको जो उसका कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर होते जाए। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता द्वितीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार आत्मनेपदी प्लस यक प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा सर, इसका भी बता दीजिए। तो कर्ता किसमें होगा? तो तृतीया विभक्ति में होगा, यानी कि बालकेन। याद करते जाना है, प्रथमा विभक्ति बालक, द्वितीया विभक्ति बालकम और तृतीया विभक्ति बालकेन। यहाँ पे कौन सा विभक्ति होगा? तो तृतीया विभक्ति होगा। ये याद रख लेना है आपको। कौन सा विभक्ति? तो तृतीया विभक्ति। सर कर्म किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? तो ये आपको ध्यान देना है कि कर्म, इसमें कर्म ही नहीं होगा। कर्म देखिए
क्या था, तो इसमें कर्म नहीं होगा। जैसे कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया विभक्ति, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति, लेकिन भाववाच्य में कर्म, इसमें कर्म नहीं होगा। इसमें कर्म क्या होगा, नहीं होगा। ये तो बस मसाला है, इसके बाद चाट देंगे, मसाला और चाट को मिलाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमने बोला है कि घूमने आइए कभी हमारे बिहार में, वाच्य का कॉन्सेप्ट डाल देंगे आपके कपार में, ठीक है। कर्मवाच्य हो गया। अब तीसरा है क्रिया। इसमें भी क्या होगा, तो आत्मनेपदी होगा, आत्मनेपदी। इसमें भी क्या होगा, तो यक प्रत्यय का प्रयोग होगा प्लस यक प्रत्यय। और तीसरा क्या होगा, भुला गए नहीं, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी यक, और ये कर्म के वचन के अनुसार होगा, कर्म के वचन के अनुसार होगा। यानी कि कर्म का वचन जो भी होगा उसके अनुसार हम लोग चेंज कर देंगे। अगर एक वचन होगा तो एक वचन में करेंगे, द्विवचन होगा तो द्विवचन में करेंगे, और तृतीय वचन होगा, बहुवचन होगा तो हम लोग बहुवचन के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आपको वाच्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वाच्य किसे कहेंगे। तो वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहा जाता है। वाच्य होते कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के सर। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीनों हमने समझ लिया। अब हम लोग आपको देने वाले हैं क्या, तो चार्ट देने वाले हैं। मसाला ये था, चार्ट देंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वाच्य आपका खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग चार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमने वाच्य का कॉन्सेप्ट इतना तक तो क्लियर कर लिया कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं। ये है आपका चार्ट, इसको याद कर लीजिए, वाच्य खुद ब खुद बनेगा। कर्ता कभी भी प्रथमा पुरुष में रहे तो तृतीया में चेंज करेंगे, अगर वो तृतीया में रहे तो प्रथमा में। कब, जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य में बदलेंगे। कब, जैसे अहम है प्रथमा विभक्ति में, तृतीया में क्या हो जाएगा, मया हो जाएगा। आपको अस्मत् का रूप याद कर लेना है, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि। वयम अस्माभि में, त्वम त्वया में, युवम युष्माभि, सह तेन साह तया ते तय ता ताभि। ये आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। कर्म द्वितीया में रहे तो उसको किस में बदलेंगे, तो प्रथमा में बदलेंगे। माम रहेगा तो अहम हो जाएगा, स्मान रहेगा तो वयम हो जाएगा, त्वाम होगा तो त्वम हो जाएगा, युष्मान होगा तो युवम हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेन हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, तो ये आपका ये है। कर्तृवाच्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। जब भी कर्तृवाच्य का आप लोग वाच्य बदल रहे हो तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, किस में चेंज हो जाएगा, तो तृतीया विभक्ति में चेंज होएगा। कर्म तो द्वितीया विभक्ति में। याद रखना है, हमने चार्ट आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा होता है प्रथमा विभक्ति में, कर्म क्या होता है द्वितीया विभक्ति में। कर्ता तो हो जाएगा तृतीया विभक्ति में बदल जाएगा, और कर्म द्वितीया का द्वितीया रहेगा, और क्रिया जो है वो आपका अनुसार होगा, किसके अनुसार बदलेगा, तो लट लकार के अनुसार बदलेगा। ती त अंति, सी त थ आमी आवाम। यानी कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में रहेगी। यानी कि अगर कर्ता सूट बूट पहन के आ रहा है तो क्रिया भी सूट बूट पहन के आएगा, कर्ता शेरवानी पहन के आ रहा है तो इस वाच्य में क्रिया भी शेरवानी पहन के आएगी। अब आते हैं बात कर्म वाच्य पे, तो इसमें भी कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगा। अब आपको याद कर लीजिए या फिर कॉपी पे देख सकते हैं, हमने वहां पे लगाया था आत्मनेपदी और यक प्रत्यय, तो उसका मतलब यही हुआ यते येते यंते। तो कर्ता हो जाएगा यहाँ पे तृतीया। देखिए कर्ता तो होगा तृतीया में ही, कर्म हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में, और क्रिया जो है वो इसके अनुसार चेंज होगा कि वचन क्या है, कर्म क्या है, उसके अनुसार यते येते यंते। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझे तो बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, ये आपका क्या है, तो कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो शुभम कुमार बताएंगे कि बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है तो क्या होगा। आप में से जिसका भी नाम शुभम हो वो सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद बाकी सब बताएंगे। बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, यहाँ पे बनाना है वाच्य, तो कर्ता क्या है, बालक है। कौन सा विभक्ति में ले जाएंगे, तो तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बालका बालको बालकम, बालका बालको बालकम बालको बालका, बालकीन बालके बालको, यानी कि बालकीन हो जाएगा, बालकीन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे
कारक का भी यूज हो गया है। प्रथम करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी कि जब भी के द्वारा हो जाए तो वो तृतीया विभक्ति में चल जाता है। तो क्या हो गया, बालकेन। यहाँ पे बालक के द्वारा का मतलब एक ही बार में हो गया, बालकेन यानी कि बालक के द्वारा। पाठ कौन से विभक्ति में, कर्म। ये क्रिया क्या है, अबे यहां पे देखिए, कर्ता हमने पहचान लिया बालक है, क्रिया क्या है तो पढ़ना है, कर्म क्या है तो पाठ है। पाठ कौन सा विभक्ति में होगा, देखिए यहां पे प्रथमा विभक्ति में, तो क्या हो जाएगा बालकेन पाठ। अब देखिए बालकेन तृतीया विभक्ति के कौन से वचन में है, तो एक वचन में है सर। तो एक वचन में क्या है, यते है, तो पठ प्लस यते क्या हो जाएगा, पठयते। बालकेन पाठ पठयते, ये क्या हो गया आपका, ये संस्कृत में अनुवाद बन गया, यानी कि वाच्य परिवर्तन हो गया। बालकेन पाठ पठ्यते यानी कि बालक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। भाववाचक में देखिए कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। क्रिया आपके हमेशा वही में रहेगा, यानी कि यते का प्रयोग करेंगे। पठ्यते, गम्यते, क्रियते, तो ये समझ लेना है कर्ता क्या होगा, तृतीया में होगा। और भाववाचक में कर्म होता ही नहीं है, यानी कि इसमें कर्म का प्रयोग नहीं होगा। तो इंतजार की घड़ी आपकी हुई समाप्त। यहाँ पे हमने पूरा पढ़ लिया कॉन्सेप्ट कि कैसे वाच्य में परिवर्तन किया जाता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं और आपके स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपके पास बुक होगा तो बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई जहां पे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देते जाएगा। आपको करना क्या है, तो टाइमिंग वीडियो को पॉज करके देखना है कि आपका आंसर क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद है। ऑप्शन नंबर 1 कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी संज्ञा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी कारक वचन। और ऑप्शन नंबर डी कर्ता का काल, क्रिया का फल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपके पास आंसर समझ में आ गया होगा, जो कि हमने पहले बता चुका है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। वाच्य क्या कहलाते हैं, संज्ञा के भेद, स्वरनाम के भेद, विशेषण के भेद या फिर क्रियाओं के विधान। तो आपको हमने बता दिया है कि इसमें क्या होता है। संज्ञा का तो हमने इसमें जिक्र नहीं किया है, ना सर्वनाम का जिक्र किया है, ना विशेषण का जिक्र किया है। हमने क्या जिक्र किया है, तो क्रिया का जिक्र किया है, और किसके अनुसार, कर्ता और कर्म के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्रियाओं के विधान सही होगा। ये सभी तो है आपके जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी कर्तृवाच्य और ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर, सोचिए और आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि कर्तृवाच्य। समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को फिर से वापस करके देखें कि क्यों ये कर्तृवाच्य होगा। एक और क्वेश्चन वैसे ही टाइप का, राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य का भेद बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी है भाववाच्य और ऑप्शन नंबर डी है मिश्रवाच्य। तो क्या होगा आंसर, तो आपका आंसर होना चाहिए ए, यानी कि कर्तृवाच्य। इसमें जो हम लोग अनुवाद बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग कर्ता के अनुसार, यानी कि कौन धीरे धीरे चलता है, राहुल धीरे धीरे चलता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे वो है सीबीएसई सैंपल पेपर से। तो सीबीएसई सैंपल पेपर से देखिए, पहला क्वेश्चन है, मलिका प्रतिष्ठे किम तवम संस्कृत से विज्ञान प्रदर्शनी दिष्ट। तो इसमें से आपको पहले ये देखना है कि ये कौन सा लकार में है। तो ये त्वम है, कर्ता क्या है, त्व है, त्वम यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्वम लिखा हुआ है और ये बोला जा रहा है, यानी कि ये आपके है लट लकार में। तो लट लकार में त्वम क्या है, कौन से पुरुष के किस वचन में है, तो द्वितीय पुरुष के प्रथम वचन में। और द्वितीय पुरुष के प्रथम वचन में क्रिया क्या हो जाता है, ती त अंति सी थ थ आमी आम, यानी कि सी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए है गम्यते, ऑप्शन नंबर डी है गच्छति, ऑप्शन नंबर सी है गच्छसि, ऑप्शन नंबर डी है गच्छामि। तो कर्ता त्वम है तो क्रिया क्या हो जाएगा, गच्छसि हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है कि न मालिके डैश तत्र न गम्यते। यहाँ पे आपको गम्यते देकर क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर दिया है कि यहाँ पे गम्यते है यानी कि ये पहले से वाच्य में परिवर्तन है। तो जब भी वाच्य में परिवर्तन हो, चाहे वो कर्तरी वाच्य हो, कर्म वाच्य हो या फिर भाव वाच्य हो, आपको पता है कि कर्ता हमेशा किस में रहता है, तो तृतीया विभक्ति में रहता है। तो क्या हो जाएगा, अहम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रथमा विभक्ति है। आवाम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मया होगा और त्वया होगा, तो इसमें होगा मया, यानी कि मया तत्र न गम्यते, मैं वहाँ नहीं, मेरे द्वारा वहाँ नहीं जाया जाता है, यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। तीसरा है मलिका, कहती है अधुना त्वया गृहम किम, त्वया है यानी कि कर्ता जो है वो पहले से तृतीया विभक्ति में है, तो ये जो क्रिया होगा वो या तो येते पे होगा या फिर येते पे होगा या फिर यंते पे होगा। तो इसमें त्वया यानी कि तुम, कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो एक वचन है, और एक वचन जब भी हो तो क्या हो जाता है, यते जुड़ जाता है, यानी कि क्रियते। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। इतना समझ में आया? बिल्कुल आया सर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका जो ट्रेन है वो पटना से भी खुल चुका है, बंगाल पहुंच चुका है। अब यात्रीगण क्या कर सकते हैं, तो रेलगाड़ी परिसर से बाहर निकल सकते हैं। तब तक देखते रहिए वर्णन नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।